हमारे साथ हैं मुकेश शर्मा। मुकेश जी, आपका स्वागत करते हैं। मुकेश जी, थोड़ा सा ये बताएं कि कोविड-19 के इस संकट के दौरान, हालांकि गया नहीं है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज आती है। उसमें से एक थ्योरी ये भी आती है कि जो लोग कोविड-19 पॉजिटिव हो गए उन्हें अपना प्लाज्मा दिया जाना चाहिए, जबकि विज्ञान और बहुत सारी वैज्ञानिक संस्थाएं ये कहती हैं कि प्लाज्मा डोनेशन का कोई अर्थ ही नहीं है। थोड़ा सा आपका खुद का इसके बारे में क्या अनुभव है, ये श्रोताओं से साझा करें। जी जी बिल्कुल, नमस्कार। प्लाज्मा दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ तो हमने काम नहीं किया था। हमको तो यही लगा कि हमारा प्लाज्मा देने से किसी का उपचार होता है और उसको कोई फ़ायदा होता है, तो हमने तो निस्वार्थ भाव से किया था। और इसी क्रम में मुझे सौभाग्य मिला 11 बार प्लाज्मा देने का। रही बात कि इसका इफ़ेक्ट है या नहीं है, अब ये इतने टाइम बाद पता चला है, तो ये भी संशय है कि इसमें क्यों फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है कि इसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। कुछ केसेस में ज़रूर इसमें कुछ कंट्रोवर्सी रहती है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर फ़ायदा ज़रूर हुआ है लोगों को। मुकेश जी, इससे पहले कि प्लाज्मा के बारे में और इसके डोनेशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा वो समय बताएं जब आप खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। जी जी जी, मैं 13 सितंबर 2020 को पॉजिटिव हुआ था। और उसी दिन मैं, एक दिन पहले ही मैंने अनंता हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन किया था। संभवतः वहीं मुझे 1 डेढ़ घंटा रुकना पड़ा, तो किसी कारण से संक्रमित हुआ हूँगा। जी, मैं उस दिन, अगले ही दिन बीमार हुआ, बुखार आया मुझे और कुछ सिम्टम्स लगे, तो मैंने टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया। मैं होम क्वारंटाइन हुआ, लेकिन 8 दिन बाद ही मेरे पिताजी को भी कोविड हो गया। क्योंकि मैं अकेला ही यहाँ था उनके साथ, छोटा भाई बाहर नौकरी करने की वजह से बाहर था, तो मुझे अपना क्वारंटाइन पीरियड में ही उनको लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। और मुझे उस समय ऐसा एहसास हुआ कि जिस तरह, मैं तो उदयपुर के रहने वाला हूँ, हमारा पूरे परिवार यहाँ होते हुए भी मुझे मेरे पिताजी को लेके लगभग 6 अलग अलग हॉस्पिटल में और विभिन्न जगह जांच कराने जाना पड़ा। उस दिन मुझे लगा कि आम व्यक्ति को कितनी मदद की ज़रूरत है और कितने परेशान हो रहे हैं लोग बाग। बस उस दिन से मैंने सोच लिया कि जब तक मेरे पास समय है या मैं जो लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, वो मुझे करनी चाहिए। और मैंने अभी तक मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि लोगों की मदद करूँ। मुकेश जी, पिताजी आपके बीमार हुए, उन्हें लेकर आप हॉस्पिटल्स गए। बताएं कि उसके बाद पिताजी के साथ क्या क्या अनुभव आपके रहे। जी, पिताजी थोड़ा सा उम्र में भी ज़्यादा हैं, उनकी 76 ईयर एज है। तो इस एज में थोड़े से स्वभाव थोड़ा सा हार्ड ही रहता है ज़्यादातर। तो वो हॉस्पिटल में ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाए, इस वजह से मुझे विभिन्न हॉस्पिटलों में ले जाना पड़ा। लेकिन समस्या ये आती है कि हॉस्पिटल भी, स्टाफ भी एक हद तक ही सपोर्ट कर पाता है, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल चेंज करने पड़े। और मुझे उस समय लगा कि नहीं, जबकि मैं खुद हॉस्पिटल में लगातार आता जाता रहता हूँ, क्योंकि रोटरी क्लब से जुड़ा होने के कारण मुझे हॉस्पिटल में काम होता ही रहता है। ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लगाते हैं, तो हमारा लिंक बराबर बना रहता है। मुझे तो फिर भी जानकारी थी कि कौन सी जांच कहाँ होती है, कौन सा पेशेंट को कहाँ ले जाना होता है, या किस डॉक्टर से बात करनी है। फिर भी मुझे उन 7 दिनों में लगा कि आम आदमी को वास्तव में कितनी परेशानी होती है, जिसको किसी भी तरह कोई जानकारी नहीं है। ये बताएं कि इन परेशानियों का समाधान हो सके, इसके लिए आपने क्या किया, और क्या क्या लगता है कि अभी भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में होना ही चाहिए, चाहे वो सरकारी चिकित्सालय हो या निजी चिकित्सालय। जी, जहाँ तक सरकारी चिकित्सालय की बात है, मैं उस दिन से लेके आज दिन तक प्रतिदिन सरकारी अस्पताल में जाता हूँ। अभी मैं सुखेर स्थित ईएसआई हॉस्पिटल जाके आया हूँ। कल मैं एमबी हॉस्पिटल में गया था। और मैं लगातार इस हॉस्पिटल में जाता हूँ और यही देखने जाता हूँ कि स्टाफ को, डॉक्टर्स की टीम को भी कोई समस्या तो नहीं है, या पेशेंट जो आ रहे हैं उनको कोई समस्या तो नहीं है। मैं 25 तारीख तक, इस माह की 25 तारीख तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक हॉस्पिटल में ही रहता था। इस कारण से रहता था कि बाहर से जो भी लोग आए उनको किस तरह से हेल्प मिल सके। जहाँ तक व्यवस्था की बात है, आप बिल्कुल मान के चलें कि सर, सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सभी व्यवस्था हैं। लेकिन परिस्थिति ही ऐसी, ये समय ही ऐसा है। अगर 1500 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ अगर 3000 पेशेंट होंगे, तो आप ही बताएं कि कैसे होगा। डॉक्टर्स की टीम पूरे जी जान से लगी हुई है। मैंने एक एक वार्ड में, कोविड वार्ड के अंदर जाकर मैंने एक एक पेशेंट से बात करी है। एक बार नहीं, कई बार बात करी है। लगभग मैं अभी तक 50 बार हॉस्पिटल में जा चुका हूँ। और कितने ही पेशेंट, कोविड पेशेंट को जो पॉजिटिव थे, उनको लेके मैं हॉस्पिटल गया हूँ। बिल्कुल सहयोग मिला है, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रही है, ये मैं आपको वादा करता हूँ। मुकेश जी, एक बात और,
कोविड-19 का जो भी पेशेंट रहा, चूँकि वो अलग आइसोलेशन में और उनके वार्ड्स ही अलग होते हैं, जब परिजन छोड़िए किसी दूसरे व्यक्ति को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें रहीं, एक तो उन्हें एक्सेस नहीं मिली अपने मरीज़ के साथ, कई लोग जिनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, तो उन्हें उनका एक तरह से अंतिम संस्कार भी करने का मौका मिला नहीं मिला, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर्स के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ वो बिल्कुल अमानवीय रहे, मतलब उन्होंने बाकी लोग बाहर जा नहीं सकते थे और उन्होंने उनकी ठीक-ठीक सेवा शुश्रूषा नहीं की। ऐसा संशय बहुत सारे लोगों के मन में रहा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। ऐसी कोई समस्या नहीं है सर। सर देखिए, आप जैसे आपने कि बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ हो या जो मेडिकल स्टाफ है वो सपोर्ट नहीं करता है या उनको नहीं गाइड करता है। सर उनका रोज़ का काम है। अगर वो इस तरह से पोलाइटली काम करने लग गए तो वो 100 पेशेंट की जगह 10 पेशेंट भी नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं। देखिए, आम आदमी का, आम व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि उनको सपोर्ट करें। आप एक एक पेशेंट के साथ में 5-5 जने जाके आप डॉक्टर से बात करना चाहेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? जबकि इस समय डॉक्टर्स जो हैं भगवान का रूप बने हुए हैं। लगभग 24 घंटे में से 15 से ज़्यादा घंटे तक वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये शिकायत तो गैर वाजिब है कि डॉक्टर्स और स्टाफ सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैंने तो व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैं कहीं सुनी बात पे नहीं क्या बात कर रहा हूँ। मैं खुद कई बार हॉस्पिटल गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश जी, आपने बहुत बार प्लाज्मा डोनेट किया, बताएं कि प्लाज्मा डोनेट की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक, पिताजी का अनुभव तो आपने बताया, और दूसरा ये कि क्या उससे लोगों की मदद हो सकी? जी, मैंने 11 बार प्लाज्मा डोनेट किया और इसकी प्रेरणा जैसा कि मैंने बताया, लगभग हर 3 महीने में हम स्वयं डोनेशन कैंप लगाते हैं। मैं स्वयं 33 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। जब से ये कोविड हुआ है तो मुझे बताया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, जो मौका मुझे मिला है कोविड होने के बाद में, तो मैं प्लाज्मा देना शुरू करूं। ऐसा कुछ मन में नहीं था कि कोई प्लाज्मा दे के रिकॉर्ड बनाना है या ऐसा राजस्थान में पहला व्यक्ति बनना है। बस पहली बार दिया तो मुझे फिर लगा कि 15 दिन बाद फिर दे सकता हूं, तो वो क्रम लगातार चलता रहा। तो लगातार 15 दिन बाद मैंने हर 15 दिन बाद 11 बार प्लाज्मा दिया है। बिल्कुल। इस दौरान बहुत सारे लोगों को रक्त की भी ज़रूरत पड़ी और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने जाकर स्वैच्छिक रूप से अपना खून भी दिया, यहाँ तक कि कुछ जो रेयर ग्रुप है उनके ब्लड्स की ज़रूरत पड़ी, वो भी पूरी की गई। बताएं कि ये ब्लड इतना सारा डोनेट करना और वो ठीक ठीक तौर पर मरीज़ को मिल जाए, इसके लिए भी क्या कुछ उदयपुर शहर ने किया? जी, हमारा सौभाग्य है, उदयपुर में बहुत सारे सेवाभावी लोग बाग हैं और रक्त से संबंधित इतना डोनेशन हो जाता है कि कभी किसी को उदयपुर से बाहर रक्त के लिए जाना नहीं पड़ा। रही बात मोटिवेशन की, देखिए मोटिवेशन एक दूसरे से होता है। मैं कभी भी किसी को यह नहीं बोलता था कि आप डोनेशन करो, मैं कहता था आज मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी चलें, आप भी करें। तो ये कारवां जुड़ता गया और आज स्थिति यह है कि किसी को अगर ज़रूरत पड़ती भी है या कमी रहती है रक्त की, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, कुछ ही समय में रक्त का इंतजाम हो जाता है। ये बताएं कि कितने लोग इस दौरान आपके साथ रहे, या उदयपुर में आपके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने रक्तदान और प्लाज्मा दान में इस मुहिम में आपका सहयोग किया? जी, मेरे साथ लगभग 500 से ज़्यादा व्यक्तियों ने इस पूरे रक्तदान टाइम के लिए, या कोविड जब से शुरू हुआ है और अब तक 500 से ज़्यादा व्यक्तियों ने मेरे से संपर्क किया और खुद आगे चल के मुझे बोला है कि मुझे रक्तदान करना है या प्लाज्मा डोनेशन करना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि खुद व्यक्ति आगे आके निस्वार्थ भाव से बोलता है कि मुझे प्लाज्मा देना है या रक्तदान करना है। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान मुकेश शर्मा, एक कोविड वॉरियर। मुकेश जी, ये दौर जिसे हम कहते हैं कोविड की दूसरी भयावह लहर, ये धीरे धीरे शांत हुई है, कमज़ोर पड़ी है, लेकिन ये जब अपने पीक पर थी वो मंज़र सच में खौफनाक था। बताएं कि कैसा दृश्य था जब इतने सारे लोग एक तरह से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग बीमार हैं, लोगों के परिजन परेशान हैं। ये दौर कैसा था और इससे हमने क्या क्या सबक सीखा? जी, वाकई में बहुत ही भयानक डरावना दौर था। मैं 15 अप्रैल की घटना बताता हूँ आपको। 15 अप्रैल को मैं जनरल हॉस्पिटल, जो अपना महाराणा भोपाल चिकित्सालय है, वहाँ मैं इमरजेंसी वार्ड में ऐसे ही गया था देखने की पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उस दिन मैंने जो जहाँ वहाँ का माहौल देखा, मेरी वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन लगभग 100 पेशेंट वार्ड के बाहर जो गैलेरिया होता है वहाँ फर्श पे लेटे हुए थे।
5-5 घंटे तक वो पेशेंट लेटे हुए थे, उनको वहीं पे ऑक्सीजन सुविधा दी गई थी। कारण ये था उस दिन लगभग 3,000 के आसपास पेशेंट हॉस्पिटल में थे। बेड की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी क्योंकि बेड सारे फुल थे। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अब वो ये समय है कि अपने को जितना मैक्सिमम अपन कर पा रहे हैं वो अपना करना चाहिए। अगले ही दिन मैं 100 गद्दे लेके वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पे पेशेंट ज़मीन पे जो सो रहे थे उस गद्दे पे सो के अपना कम से कम कुछ कंफर्ट तो मिले, जब तक कि उनको बेड नहीं मिल जाए। सभी को बेड मिला, बिल्कुल निश्चित रूप से मिला, ऐसा नहीं कि बेड नहीं मिला, पर कुछ समय लगता है, कुछ प्रक्रिया होती है। देखिए, आप 1000 पेशेंट पे भी आप वही स्टाफ से काम करना है और 3000 पेशेंट हो गए तो भी वही स्टाफ करना है, तो ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं मिलती, पर कुछ समय लगता है। तो उसके अगले दिन ही हम 100 बेड के मैट्रेस लेके गए, एटलीस्ट कम से कम पेशेंट उस बैठ के अपना इलाज शुरू करवा सके। कुछ हमने इजी चेयर, जब तक कि बेड नहीं मिले तो इजी चेयर पे थोड़ा सा पेशेंट आराम की स्थिति में होता है, वहाँ लेट उसको लिटा के ऑक्सीजन दिया गया। परिजन जो हैं पेशेंट के वो बहुत देर से खड़े थे, काफ़ी परिजन तो 2-3 दिन से खड़े थे, तो उनके लिए हम लगभग 350 स्टूल उनके बैठने के लिए लेकर गए हॉस्पिटल में। और वो स्थिति आज भी मुझे जब लगता है तो मेरी नींद खुल जाती है कि क्या मतलब कितना भयानक सीन था कि जहाँ देखो पेशेंट फर्श पे लेटे हुए थे और कह रहे थे। वो समय भगवान नहीं करे, ईश्वर नहीं करे कि कभी दोबारा देखने को मिले, लेकिन अपन महाराणा प्रताप की भूमि के रहने वाले हैं। बहुत हिम्मत से काम लिया सभी लोगों ने, सभी ने बहुत सहयोग दिया। आज बहुत ही आरामदायक स्थिति में है, लगभग हर हॉस्पिटल में अच्छी संख्या में बेड खाली हैं और कोई असुविधा नहीं है। थोड़ा सा जिक्र करते हैं, ऑक्सीजन का एक समय ऐसा आया चूँकि उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, यकाएक मरीज़ बढ़ गए तो ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई और सच में थी। ये ऑक्सीजन की कमी के समय में भी क्या कुछ आपने किया और अब क्या स्थिति है? जी, जी, जी। ऑक्सीजन की कमी देखो रहना वाजिब बात थी, क्योंकि जो रूटीन में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ समय लगता ही है, हालाँकि कुछ दिन ही ये समस्या रही, लेकिन जिस समय समस्या थी तो हमारे पास बहुत जने का कॉल आया कि प्लीज़ हम हमारी हेल्प करें। तो उसी दिन हमने एक ऑटो लगाया और कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर हमने खरीदे, और वो ऑटो परिजन जो पेशेंट घर वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सक रहा था, जो घर पे रह के अपना उपचार करवा रहे थे, उनके घर पे हमने खाली सिलेंडर को भरवा कर वापस पहुँचाए। जब भी उनको वापस रिफ़िल की ज़रूरत हुई तो वापस पहुँचाए। तो कुछ दिन ये समस्या रही, पर आज बहुत स्थिति सामान्य है, अब कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानियां और कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो आप और आपके साथ जो भी सेवाभावी लोग हैं उन्होंने किया? जी, जी। देखिए, समस्या तो बहुत सारी थी, क्योंकि जब बहुत सारी समस्या एक साथ आ जाती है तो परेशान होना लाज़मी होता है। ऑक्सीजन के साथ-साथ ये समस्या भी थी कि किसी के परिजन की मृत्यु हो गई है तो उसको घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से शमशान घाट कैसे ले जाएँ? उसके लिए हमने एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की। वह पे जहाँ पे भी हमको फ़ोन किया जाता, हम वहाँ उन पेशेंट को लेके और जो मृत डेड बॉडी है उनको शमशान घाट या घर जहाँ पे उनके परिजन कहते थे हम पहुँचाते थे। इसके अलावा अभी हमने एक राशन वितरण सेवा शुरू की है, क्योंकि लॉकडाउन का समय भी बढ़ा और काफ़ी समय से लोग जो थे अपना नहीं कर पा रहे थे, जो जीवन अर्पण के लिए ज़रूरतें होती है या कमाई के साधन कुछ समय के लिए रुके हुए थे। तो अभी तक हम लगभग 300 किट राशन के निःशुल्क बाँट चुके हैं सभी को। इसके अलावा हमने विभिन्न हॉस्पिटलों में, जैसे कि सैटेलाइट हॉस्पिटल सेक्टर 6 में है या ईएसआई हॉस्पिटल है, यहाँ पे पानी के कैंपर दिए हैं, सैटेलाइट में स्टूल दिए हैं बैठने के लिए। और इस तरह से विभिन्न जो भी हेल्प हमसे मांगता है, हम कभी किसी को मना नहीं करते हैं। आज की ही घटना है, एक पेशेंट को मावली से यहाँ आना था, उसके पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एम्बुलेंस करवा के उसको ईएसआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अभी उसको बेड मिल गया है। और अच्छा लगता है सेवा करके, सब हम तो है ही, इसीलिए हमको मौका मिला है कि ईश्वर ने मौका दिया है कि हम उदयपुर के लोगों की और हम आसपास के लोगों की सेवा कर सकें और उनको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें। मुकेश जी, कोविड-19 का ये जो दौर था, कहते हैं इसने अपना पीक पा लिया और धीरे धीरे अब केसेस में पूरे देश में और हमारे उदयपुर में भी कमी हो रही है। बताएं कि अब लेकिन तीसरी लहर, ऐसा भी कुछ भय कई लोगों के मन में है। बताएं कि आपका अनुभव क्या कहता है, कोविड-19 का पीक चला गया है, अब धीरे धीरे केसेस कम होंगे, हम सामान्य स्थिति की ओर आ पाएंगे, या तीसरी लहर जल्दी आ जाएगी और वो ज़्यादा भयावह होगी? आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि ऐसे किसी संभावना को पालना और पहले से डर पैदा करना बहुत नुकसानदेह होता है।
आप तो ये सोचें कि नहीं उतार में ही है सर, दूसरी लहर में भी अभी काफ़ी रिलीफ है। मुझे नहीं लगता है कि तीसरी लहर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, अवेयर नहीं रहें। देखिए जब तक अपन सावधानी रखेंगे और कुछ निश्चित सुरक्षा उपाय को लेके चलेंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी लहर आ भी जाएगी तो हम बिल्कुल उसका सामना करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी उदयपुर के निवासियों के साथ तैयार हैं। अब बस अपने को इसका बहादुरी से सामना करना है। यह इंतज़ार नहीं करना है कि दूसरी लहर जो उतर रही है या कम हो रहा है तो हम निश्चिंत हो जाएं, मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी करें। ऐसी इन चीज़ों से बचना होगा। इन चीज़ों से जब तक आप इनको अपनाते रहेंगे, मास्क पहनते रहेंगे, सैनिटाइज करते रहेंगे और अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो चाहे तीसरी लहर आए चौथी लहर आए अपन इससे बच जाएंगे। आप बिल्कुल पॉजिटिव सोचें, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ नुकसान होगा। मुकेश जी, ये दौर कोविड-19 की दूसरी लहर का जो गुजरा भयावह दौर, आप इसके साक्षी रहे और इसमें जो कुछ आपसे और आपके साथ दूसरे लोगों से बन पड़ा वो किया। बताएं कि क्या हमारे समाज की इसको एक विशेषता माने कि जब भी मुसीबत आती है भारत में या हमारे समाज में, भारतीयों में एक अलग किस्म का एक ऊर्जा आती है और लोग निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर लोगों का मदद करते हैं। बिल्कुल सर, यही विशेषता है अपने हिंदुस्तानियों की। मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते हैं, बढ़ चढ़ के सहायता के लिए आगे आते हैं। मुझे भी आगे चलकर बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि हम कैसे आपके साथ आके सेवा कार्य कर सकते हैं। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया, देखिए कि मैं जो कर पा रहा हूँ वो बहुत थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मुझे कई बार कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल में भी कोविड पेशेंट ही थे। तो मेरा यही सोचना था कि कम से कम व्यक्ति लोगों से इन लोगों से संपर्क में आए तो खुद बचेंगे तो अपन दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे या उनकी सहायता कर पाएंगे। तो मैं विश्वास यही करता था कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें। आप जो भी सहयोग देना चाहते थे उन्होंने घर से रह के या फ़ोन कॉल पे ही सहयोग जो मिला या जो भी सुविधा मुझे ज़रूरत लगी तो उन्होंने की। हम यही सहयोग लेके उनसे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे और आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आज कोरोना का भय कुछ कम हुआ है, बहुत विश्वास भी बढ़ा है और निश्चित रूप से हम ये जंग जीतने की तरफ है और जीत जाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। मुकेश शर्मा जी, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों को क्या कहेंगे? लेक सिटी के तमाम लोगों को बस एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कुछ समय और सावधानी पूर्वक निकालें। आप भी सुन रहे होंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा, कुछ रियायतें मिलेगी, लेकिन लापरवाह नहीं हो। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज रखें, भीड़ भाड़ नहीं पैदा करें, जितना हो सके घर से कम निकलें, जितना हो सके घर से ही रह के काम करने की कोशिश करें। कुछ समय निकाल लीजिए, आने वाला समय अपना बहुत अच्छा है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, बस कुछ समय आपको सावधानी से निकालना ही होगा। मुकेश शर्मा, आपको लेक सिटी का सलाम।